कि डॉलर के अगेंस्ट खड़े होने का मतलब है कि सीधे सीधे यूएस के अगेंस्ट खड़ा होना, एक सुपर पावर और एक न्यूक्लियर पावर के अगेंस्ट में खड़ा होना। सद्दाम हुसैन ने मना कर दिया था डॉलर का यूज करने के लिए। अमेरिका के इस स्टेप से सऊदी का बहुत बड़ा जैकपॉट लगा, लेकिन इसके चलते सद्दाम हुसैन को ओवरथ्रो किया गया और फांसी दी गई। यूएस ने पूरे ईरान पे इतने सैंक्शन लगाए, ये प्लान भी उसी समय रुक गया। लेकिन इनकी कंट्री में सिविल वॉर स्टार्ट कराई गई और गद्दाफी जो था उसको ओवरथ्रो कर दिया गया। और यहां से यूएस की मनमानी स्टार्ट होती है, क्योंकि इससे सिर्फ रशिया के ऊपर ही सैंक्शन नहीं लगे, बाकी सबका भी बहुत नुकसान हुआ। और यही रीजन है जिसकी वजह से कोई भी यूएस से पंगा लेने से 10 बार सोचता है। देखिए, दुनिया के अंदर इतनी बड़ी बड़ी सुपर पावर है, लेकिन सबकी करेंसी छोड़ के डॉलर को ही क्यों ग्लोबल करेंसी बनाया गया? ऐसी क्या मजबूरी थी बाकी देशों की कि यूएस डॉलर को ही ग्लोबल करेंसी मजबूरन बनाना पड़ा? चाहे कितनी बड़ी सुपर पावर क्यों ना हो, रशिया ही क्यों ना हो, यूएस अगर सैंक्शन लगा देता है तो रातों रात उस देश की इकोनॉमी जमीन पे क्यों आके खड़ी हो जाती है? और खाली यूएस के सैंक्शंस की ही क्यों बात होती है? ये जो बाकी देश हैं, नेपाल, श्रीलंका, साउथ अफ्रीका, बाकी देश अगर सैंक्शन लगाए तो उसकी बात क्यों नहीं होती? उससे फर्क क्यों नहीं पड़ता? यूएस ये जो डॉलर है इसको एक तरह से वेपनाइज करके बाकी देशों को चेक में जो रखता है, इसके पीछे असली रीजन क्या है? और ये सारी चीजें मैं आपको समझा रहा हूं। यूएस डॉलर की जो इकोनॉमिक्स है, जो पूरे वर्ल्ड के अंदर चल रही है, उसको समझे बिना जियोपॉलिटिक्स की अंडरस्टैंडिंग आना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन एक बार ये चीज अगर समझ में आ जाती है तो सिर्फ दो देशों का ट्रेड देख के आप बता दोगे कि इनके रिलेशन कैसे हैं। तो इस वीडियो के अंदर सारी चीजें एकदम ही सिंपल लैंग्वेज में आज हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, आज से हजारों साल पहले का टाइम था और उस टाइम पे करेंसी जो थी वो नहीं होती थी। उस टाइम पे लोग बार्टर सिस्टम करते थे, मतलब कि किसी के पास अगर टमाटर है, उसको चावल की जरूरत है, तो उसने जिसके पास चावल है उसको टमाटर देके चावल ले लिया। इसी तरीके से अपनी जरूरत के हिसाब से लोग गुड्स और सर्विसेज एक्सचेंज करते थे उस टाइम पे। तो अब होता क्या है कि ये जो तरीका ये लोग यूज कर रहे थे बार्टर सिस्टम वाला, इसमें छोटे अमाउंट पे लेन देन करना तो ठीक था, लेकिन जब बड़े अमाउंट में डील करना होता था तो दिक्कत आती है। ये जो टमाटर है, चावल है, ये सारी चीजें हैं, तो ये कुछ टाइम के बाद खराब हो जाती थी। तो लोगों के पास बड़े और लॉन्ग टर्म के लिए ट्रेड करने में बहुत ज्यादा दिक्कत आती थी। लेकिन इसके कुछ टाइम बाद लोगों ने इसका भी सोल्यूशन निकाला। उन्होंने ऐसी चीज में डील करना चालू किया जो खराब ना हो, जैसे वैल्यूएबल मेटल्स, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, इसमें ट्रेड करना स्टार्ट किया। तो इसके बाद होने क्या लगा कि आप इसको संभाल के रख लो और जितना मर्जी टाइम तक के लिए रखो, ये खराब तो होगा नहीं। तो लोग इसको संभाल के रखते थे और अपनी जरूरत के हिसाब से जिस चीज की जरूरत होती थी इसको देके उसकी जगह वो चीज ले लेते थे। और इसमें लीडिया ने क्या किया कि इसने गोल्ड, सिल्वर, इन सब के कॉइन्स बना दिए ताकि लोग आसानी से ट्रेड कर सके। तो ये जो स्टेप लिया लीडिया ने, इसके बाद सोने, चांदी, इनके जो सिक्के होते थे ये चलन में आने लगे। अब यहां तक तो ठीक था, लेकिन इसमें भी कुछ दिक्कतें थी। जैसे जब लोग ट्रैवल करते थे और लॉन्ग रूट पे ट्रैवल करते थे और बहुत बड़ा ट्रेड करना होता था, तो ये जो गोल्ड, सिल्वर है, ये काफी भारी होते थे। इनको मैनेज करना, रास्ते में चोरी से बचा के रखना और अच्छे से ट्रांसपोर्ट करना, इसमें दिक्कत आती थी। तो टाइम के साथ साथ ये जो दिक्कत थी, इसका भी लोगों ने सोल्यूशन निकालना चालू किया। मान लो किसी को दिल्ली से मुंबई जाना है गोल्ड लेके, तो दिल्ली के अंदर कोई व्यापारी है, उसको ढूंढ लेते थे लोग और उससे कहते थे कि देखो, हमें इतना सारा सोना लेके ट्रैवल नहीं करना है, आप ही हमारा गोल्ड जो है ये अपने पास रख लो। जब हम मुंबई पहुंच जाएंगे तो आप मुंबई में आपके जो जानने वाले व्यापारी हैं उसको बोल देना, वो हमें वहां पे पहुंचने पे सेम अमाउंट का गोल्ड वहां पे दे देगा और आपका जो बनेगा वो आप ले लेना। तो ऐसे केस में क्या होता था कि दिल्ली के अंदर जो व्यापारी था वो सोना रख के एक पेपर पे मोहर और साइन करके आपको दे देता था। फिर आप वो पेपर लेके मुंबई पहुंचते थे और मुंबई पहुंचने के बाद वो जो पेपर था जिसपे स्टैंप और साइन लगा के उस व्यापारी ने दिया था, वो आप मुंबई के व्यापारी को दिखाओ और वहां से सोना ले लो। रास्ते की जो गोल्ड की और सिल्वर की चिंता करनी होती थी वो इससे खत्म हो जाती थी। आजकल का जो आपने हवाला का काम सुना होगा वो भी इसी पुराने सिस्टम पे बेस्ड है। और ये जो साइन और स्टैंप लग के पेपर मिलता था गोल्ड के बदले, आगे चल के यही करेंसी बनता है। ये जो आज भी आप नोट पे लिखा हुआ देखते हो कि मैं धारक को इतना रुपए देने का वचन देता हूं, ये यही तो है। अब इसमें आपका एक क्वेश्चन हो सकता है कि आज की डेट में अगर 500 का नोट है तो उसको गोल्ड में तो कन्वर्ट कर नहीं सकते, खरीद सकते हैं जाके जो भी रेट चल रहा होगा, लेकिन वो कन्वर्टेबल तो नहीं है। तो देखिए, अभी आगे आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी कि ऐसा क्यों हुआ। तो देखिए, उस पर्टिकुलर टाइम पे इस तरीके से लोग ट्रेड तो कर रहे थे, लेकिन ये जो पूरा सिस्टम था ये अनऑर्गेनाइज था। एक आदमी दूसरे आदमी पे बस ट्रस्ट करके काम कर रहा था, तो बहुत सारे लूप होल थे इसमें। धीरे धीरे इसको ऑर्गेनाइज करने की तरफ ध्यान दिया गया और सबसे पहले ईयर 1154 में चाइना के अंदर एक आदमी था, वेनयान लियांग। इसने चाइना की अथॉरिटी के साथ मिलकर एक ऑर्गेनाइज तरीके से इस पूरे सिस्टम को इंप्लीमेंट किया। इसने क्या किया, इसने चाइना के अंदर इसी काम के लिए बैंक बना दिए। चाइना के अंदर लोग बैंक के अंदर जाते थे, अपना गोल्ड जमा करते थे और उसके बदले एक बैंक नोट ले आते थे। तो जब ये होने लगा तो जो लोग ट्रेड करते थे उनकी टेंशन दूर हो गई थी। उनको अब सोना ले लेके घूमने की जरूरत नहीं थी। उनको पता था कि उनके पास बैंक का नोट है, जब भी वो चाहेंगे बैंक में जाके सोना अपना ले लेंगे। उनको बस बैंक नोट के अंदर ट्रेड करना होता था। तो देखिए, उस टाइम पे इस तरीके का जो ट्रेड था वो स्टार्ट हो गया था। ये वो नोट है जो उस टाइम पे यूज होता था। अब इसके बाद 13वीं सेंचुरी के करीब यूरोप से मार्को पोलो चाइना पहुंचते हैं और वहां पे ये जो पूरा सिस्टम
चल रहा था नोट वाला, इसको देख के काफी इंप्रेस होते हैं, वापस यूरोप में आते हैं और यूरोप के अंदर भी यही पेपर वाला सिस्टम इंप्लीमेंट कर देते हैं। अब पूरे यूरोप के अंदर भी लोग पेपर, जिसको करेंसी बोला गया, इसमें ट्रेड करने लगे। धीरे धीरे बाकी जगह भी पेपर करेंसी का यूज होने लगा। लोग अपना गोल्ड, सिल्वर ये सारा बैंक में रख के टेंशन फ्री होके पेपर करेंसी के थ्रू ट्रेड कर रहे थे। और यूरोप जो था, यूरोप के अंदर इन्होंने अपनी करेंसी को नाम दिया था पाउंड स्टर्लिंग। इसमें हर चीज प्री डिफाइन कर दी गई थी कि एक स्टर्लिंग है तो उसके बदले में कितना गोल्ड मिलेगा। जैसे उस टाइम की बात करूं तो मैं एक स्टर्लिंग में करीब 7.3 ग्राम गोल्ड मिल रहा था। मतलब कि अगर आपकी जेब में 150 पाउंड स्टर्लिंग है तो करीब 1 केजी से ज्यादा सोना लेके आप घूम रहे हो अपनी जेब में, वो भी बिल्कुल टेंशन फ्री। ये ईयर वाइज पूरा चार्ट है कि स्टर्लिंग किस ईयर में कितना गोल्ड और सिल्वर देता था। तो इसी तरीके से बाकी जो कंट्रीज थी उन्होंने भी अपना सिस्टम अपने देश के अंदर बना रखा था। अब देश के अंदर तो ट्रेड हो रहा था, लेकिन जो कंट्रीज थी वो आपस में ट्रेड नहीं कर रही थी। तो इस चीज को इंटरनेशनली भी लाया गया। एक कंट्री जब दूसरी कंट्री से ट्रेड कर रही थी तो वहां पे भी इसी पेपर करेंसी का यूज किया गया। देश अपने अपने नोट और करेंसी लेके इंटरनेशनल लेवल पे ट्रेड करने लगे। जैसे चाइना वाले अपना युआन देके यूरोप से सामान मंगा लेते थे और यूरोप वाले अपना पाउंड स्टर्लिंग देके चाइना से सामान मंगा लेते थे। और किसी भी देश को कोई टेंशन नहीं रहती थी, क्योंकि पेपर करेंसी में जो ये ट्रेड करते थे आपस में, एट द एंड इनको उसके बदले में गोल्ड मिल जाता था। और ये जो ट्रेड का पूरा सिस्टम बना, इस चीज से इतनी ज्यादा आसानी हुई कि पूरे वर्ल्ड का ट्रेड बहुत तेजी से बढ़ गया। तो बेसिकली सारा जो ट्रेड हो रहा था, नेशनल ट्रेड और इंटरनेशनल ट्रेड, वो हो गोल्ड में ही रहा था, लेकिन एक पीस ऑफ पेपर उसको रिफ्लेक्ट कर रहा था, जिसको करेंसी नाम दे दिया गया था। लेकिन कोई भी कंट्री हो उतनी ही करेंसी प्रिंट कर सकती थी जितना उसके पास गोल्ड था, जिसको द गोल्ड स्टैंडर्ड बोला गया। तो कहने का मतलब यह है कि अगर आपको अपनी कंट्री में ज्यादा चीजें बाहर से खरीद के लानी है तो आपके पास करेंसी होनी चाहिए, और करेंसी आप उतनी ही छाप सकते हो जितना आपके पास गोल्ड है। तो जिस कंट्री के पास ज्यादा गोल्ड, उस कंट्री के पास ज्यादा रिसोर्सेज। तो इसको अगर आप उल्टा भी करो तो जो कंट्री ज्यादा गुड्स एंड रिसोर्सेज प्रोड्यूस करेगी उसके पास ज्यादा करेंसी आएगी, मतलब कि ज्यादा गोल्ड होगा उस कंट्री के पास। अब इसके बाद 19वीं सेंचुरी के स्टार्टिंग में यूके जो था वो सबसे ज्यादा रिसोर्सेज प्रोड्यूस कर रहा था और दुनिया को अलग अलग चीजें बना बना के भेज रहा था। उसके पास ज्यादा करेंसी यानी कि ज्यादा गोल्ड इकट्ठा हो गया था। यूके के जो गोल्ड के भंडार थे वो बहुत बढ़ने लगे थे और यूके की जो करेंसी थी स्टर्लिंग, वो बाकी कंट्रीज के कंपैरेटिवली ज्यादा बड़ी बनने लगी थी और पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पाउंड स्टर्लिंग घूमने लगा था। लोग इसमें सबसे ज्यादा ट्रेड करने लगे। जैसे आज की डेट में यूएस डॉलर है, उस टाइम पे पाउंड स्टर्लिंग इतना चलता था। पूरी दुनिया के देश जितना मिलकर ट्रेड करते थे उसमें से 60% ट्रेड जो था वो पाउंड स्टर्लिंग में होता था। और कुछ कंट्रीज ने तो गोल्ड को संभाल के रखने की बजाय पाउंड स्टर्लिंग जो था वो संभाल के रखने लगे, क्योंकि गोल्ड के कंपैरेटिवली जो पेपर करेंसी थी उसको संभाल के रखना, उसका रिजर्व बनाना, उसमें ज्यादा आसानी होती थी। और इसके बाद ईयर स्टार्ट होता है 1913। ये वो टाइम था जब सारे समीकरण चेंज होने लगते हैं और पिक्चर में आने लगता है यूएस डॉलर। और रीजन था इस पर्टिकुलर टाइम पे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का स्टार्ट होना। ये वो टाइम था जब यूके की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। लड़ाई और हथियार के चक्कर में 7.8 बिलियन पाउंड का डेट आ जाता है यूके के ऊपर। और ये कोई छोटा अमाउंट नहीं था, उस टाइम के हिसाब से ये काफी बड़ा अमाउंट था। जो इनकी पूरी जीडीपी थी उसका 25% इनके ऊपर कर्ज आ गया था। गोल्ड रिजर्व एकदम खत्म हो गए थे और जहां पूरे वर्ल्ड में बाकी सारी कंट्रीज को रिसोर्सेज सप्लाई कर रहे थे, यहां पे उल्टा होने लगा। उल्टा इनको कंट्रीज से इंपोर्ट करना पड़ रहा था। ये जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर थी इसमें यूएस शुरू में तो न्यूट्रल रहता था, चुपचाप रहता था। कंट्रीज जो लड़ रही थी उनको हथियार बना बना के बेच रहा था, गोल्ड के रिजर्व बढ़ा रहा था अपना। और बाद में भी जब यूएस इस वॉर में घुसता है तो उसने हथियार, फूड ग्रेन वगैरह देके बहुत सारे पैसे बनाए। इससे यूएस का बहुत ज्यादा फायदा हुआ। अब इस वॉर में यूएस पैसा तो बना रहा था, लेकिन इस टाइम पे भी यूएस उतना आगे नहीं था, क्योंकि यूएस के पास सेंट्रल बैंक वगैरह नहीं थे। ट्रेड जो यूएस करता था उस पर भी काफी रिस्ट्रिक्शन थे। लेकिन इस वॉर में इसने अपने गोल्ड रिजर्व जो थे उनको भरा और अपनी कंट्री के अंदर सेंट्रल बैंक बनवाए। कई तरह के फेडरल रिजर्व एक्ट लेके आए और अपने आप को पूरे वर्ल्ड की जो इकोनॉमी थी उसमें एस्टैब्लिश कर दिया। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी, आने वाला टाइम और बढ़िया था यूएस के लिए। अब देखिए आज की डेट की बात करें तो यूएस सबसे बड़ा एक्सपोर्टर तो नहीं है। इनफैक्ट इंडिया से भी यूएस काफी सर्विसेज आउटसोर्स करता है, स्पेशली वहां के टेक सेक्टर में। यही रीजन है कि आपने नोटिस किया होगा कि इंडिया के अंदर स्किल्ड टेक्निकल प्रोफेशनल्स की डिमांड विद टाइम और बढ़ती जा रही है और आप भी इस ग्रोइंग फील्ड में अपना करियर बना सकते हैं। स्केलर एक बहुत अच्छा ऑनलाइन टेक प्लेटफॉर्म है जहां आप डेटा साइंस और मशीन लर्निंग की स्किल सीख सकते हैं और यहां पे आपको टॉप इंडस्ट्री एक्सपर्ट से ट्रेनिंग मिलती है। एक स्केलर लर्नर ऑन एन एवरेज डेली 3 घंटे तक की लर्निंग करता है और उसे 80 से ज्यादा रियल वर्ल्ड केस स्टडीज का एक्सेस मिलता है, जो कि लर्नर को जॉब रेडी बनाता है। इसके साथ ही आपको इंटरव्यू प्रिपरेशन और प्लेसमेंट असिस्टेंट में भी मदद करते हैं। स्केलर के 93.5% लर्नर्स ने
टॉप कंपनी जैसे गूगल, फेसबुक, ओरेकल, इनमें प्लेसमेंट ली है और इनके 1-on-1 सेशंस डाउट क्लैरिटी के लिए काफी हेल्पफुल होते हैं। स्केलर का जो करिकुलम है वो एज पर करंट इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है, जिससे लर्नर्स को पूरा फायदा मिल सके। तो अगर आपको भी डेटा साइंस और मशीन लर्निंग की फील्ड में हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल बनना है तो डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक को क्लिक करके इनकी फ्री लाइव क्लासेस अटेंड करके अपना डिसीजन ले सकते हो। और इसके साथ स्केलर आपको इजी ईएमआई ऑप्शंस भी देता है अप टू 2 इयर्स बिना किसी इंटरेस्ट के। तो टॉपिक पे वापस आते हैं। अब इसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होती है और इस वॉर में यूएस और हथियार बेचता है और इसकी वजह से यूएस के पास पूरी दुनिया का ज्यादातर गोल्ड इकट्ठा हो गया था। ये ग्राफ देखिए उस टाइम का, पूरी दुनिया में जितना गोल्ड था उसका 70% यूएस के पास आ चुका था। 22,000 टन गोल्ड जो था वो यूएस के पास था। और इन सब का रीजन एक ही था कि इस पर्टिकुलर टाइम पे यूएस ने सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट किया, उसको बहुत ज्यादा मौका मिला एक्सपोर्ट करने का, पूरी तरीके से फायदा उठाया यूएस ने इसका। और पाउंड स्टर्लिंग जो पूरे वर्ल्ड में रूल कर रहा था, अब उसकी जगह पे यूएस डॉलर आके बैठ गया था। और जब ये सारी चीजें हो रही थी तो पाउंड स्टर्लिंग को एक और झटका जर्मनी ने भी दिया था। जर्मनी ने क्या किया, यूके का जो स्टर्लिंग था जिसका बोलबाला था पूरे दुनिया में, इसको खत्म करने के लिए जर्मनी ने स्टर्लिंग पाउंड के फेक नोट बना के मार्केट में डालने शुरू कर दिए ताकि सारी कंट्रीज का और लोगों का इस करेंसी से विश्वास हटे और जो रिजर्व वगैरह स्टर्लिंग पाउंड के हैं उसको भी लोग हटा दें। जर्मनी उस टाइम पे 1 महीने के अंदर 5 लाख फेक नोट प्रोड्यूस करके मार्केट में डाल रहा था। इससे यूके जो था उसको बहुत बड़ा नुकसान हुआ, उसको कोई सोल्यूशन नहीं दिख रहा था। और ये जो सारी सिचुएशन चल रही थी इसका जो फायदा था वो यूएस डॉलर को मिला और यहां से यूएस की मनमानी स्टार्ट होती है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होता है, सारे जो देश थे ब्रिटेन, जर्मनी, सोवियत यूनियन, फ्रांस एकदम खत्म हो चुके थे। सिर्फ एक यूएस था जो सही कंडीशन में था, बाकी सबकी हालत खराब थी। सारी दुनिया का जो गोल्ड था वो यूएस के पास आ चुका था। पूरे वर्ल्ड का जो फाइनेंशियल सिस्टम था वो पूरी तरीके से कोलैप्स हो चुका था। अब यूएस के पास ज्यादा पैसा, ज्यादा गोल्ड तो था, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये जो यूरोपियन देश थे और जो जापान था इसकी कुछ ज्यादा हालत खराब हुई थी। इनको फूड, ग्रेन्स और फ्यूल जो था इसकी बहुत ज्यादा जरूरत थी और ये बाकी देशों से इंपोर्ट करने की कोशिश कर रहे थे। अब इनके पास करेंसी तो थी नहीं, ना तो गोल्ड था, और यूएस को डर था कि बार्टर सिस्टम फिर से ना स्टार्ट कर दें, उससे पूरे वर्ल्ड का जो फाइनेंशियल सिस्टम है वो खराब हो जाएगा और यूएस डॉलर का जो एडवांटेज है, जो वो लीड कर रहा है, वो खत्म हो जाएगा। तो इन सब चीजों से निपटने के लिए ईयर 1944 में यूएस के अंदर ब्रेटन वुड्स, न्यू हैम्पशायर के माउंट वॉशिंगटन होटल में 44 कंट्रीज के 700 रिप्रेजेंटेटिव्स इकट्ठे होते हैं इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने के लिए। और इस पूरी मीटिंग का बस एक ही मकसद था कि एक नया फाइनेंशियल सिस्टम बने जिससे ये जो सिचुएशन है वो सुधर सके। अब इस मीटिंग में यूएस कहता है कि ये जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम खड़ी हुई है पूरे वर्ल्ड में, ना तो ट्रेड हो पा रहा है, सबकी जो इकोनॉमी है वो एकदम कोलैप्स हो चुकी है, गोल्ड जो है वो बाकी कंट्रीज के पास बिल्कुल उसकी शॉर्टेज आ चुकी है। तो इसका एक ही सॉल्यूशन है कि आप सब लोग एक काम करो, आप अपनी सारी डील्स जो है वो खुद की करेंसी की बजाय यूएस डॉलर में करो। और हम प्लेज लेते हैं और गारंटी देते हैं कि 1 आउंस गोल्ड यानी कि 28.3 ग्राम गोल्ड, इसके बदले हम $35 देंगे। मतलब कि पूरी दुनिया से कोई भी कभी भी $35 देके 1 आउंस गोल्ड ले सकता है। हमारे पास इनफ गोल्ड है। मतलब कि पहले जो कंट्रीज अपनी करेंसी को गोल्ड से बैक करती थी वो अब यूएस डॉलर से बैक करें और यूएस डॉलर जो है वो गोल्ड से बैक होगा। और दूसरी चीज, इस मीटिंग में यूएस और बाकी सारे देशों ने मिलकर ये करी, वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ये बनाए और कहा कि जो देश वॉर में बर्बाद हो चुके हैं वो अपने आप को दोबारा से खड़ा करें, उसके लिए आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक लोन देंगे। लेकिन इसमें भी इन्होंने ये कहा कि लोन मिलेगा वो डॉलर में मिलेगा और जब वापस करना होगा तो वो भी डॉलर में वापस करना होगा। और यही नहीं, यूएस ने एक प्लान बनाया जिसको मार्शल प्लान बोला गया। इसमें यूएस ने क्या किया, यूरोप के देशों को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए यूएस ने यूएस डॉलर में $13.3 बिलियन दिए। अगर आज की डेट में उसको आप कंपेयर करोगे तो करीब $173 बिलियन लोन दिया था। और ये लोन देने के बाद यूएस ने कहा कि आपके पास अब डॉलर हो गए, पैसा हो गया है, इस डॉलर को आप हमसे ही रिसोर्सेज खरीद के आपके जो देश है उसको रिकंस्ट्रक्ट करो, उसको दोबारा से खड़ा करो। ये जो आप देख रहे हैं ये इतना लोन दिया गया था डॉलर में। आज की डेट में भी आप न्यूज में पढ़ते होंगे, कंट्री इशू बॉन्ड्स डिनोमिनेटेड इन यूएस डॉलर टू बी रीपेड इन 10 ईयर्स। मतलब कि डॉलर में लिया है लोन तो आपको डॉलर में ही देना होगा और इतने टाइम में देना होगा। यूएस ने शॉर्ट टर्म नहीं सोचा, यूएस ने लॉन्ग टर्म सोचा। उसको पता था कि लोन की तो सारे देशों को जरूरत है, ये लोन तो लेंगे। और यूएस बहुत ज्यादा डेस्परेट था इस मौके का फायदा उठाने के लिए। पूरे वर्ल्ड में यूएस जो है वो यूएस डॉलर चलाना चाहता था। वर्ल्ड का जो पूरा फाइनेंशियल सिस्टम था उसके अंदर यूएस डॉलर, उसके अलावा कोई और करेंसी नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ यूएस डॉलर को ही सर्कुलेट करना चाहता था, क्योंकि इसके बहुत ज्यादा फायदे थे। और क्या फायदे थे वो अभी आगे आपको पता चलेंगे। अब आप यहाँ पे एक चीज कह सकते हो कि जो सारी कंट्रीज थी यूएस के अलावा ये इतनी बेवकूफ थी या इतनी आसानी से मान जा रही थी। ये भी तो ये हो सकता था कि ये धीरे धीरे करके अपने आप को रीबिल्ड करती और जो गोल्ड है वो तो प्रोड्यूस भी होता है, तो
तो उसको इकट्ठा करके अपने देश को धीरे धीरे करके बढ़ा लेती। वो यूएस की बातें मान क्यों नहीं थी? तो देखिए, गोल्ड जो था वो पूरे वर्ल्ड में मेजरली दो जगह पे प्रोड्यूस होता था, एक साउथ अफ्रीका, दूसरा सोवियत यूनियन। और ये जो दो देश थे गोल्ड प्रोड्यूस करने वाले, इनके बाकी जो यूरोपियन देश थे उनसे बहुत ही खराब रिलेशन थे। यूरोपियन देश ये नहीं चाहते थे कि ये गोल्ड प्रोड्यूस करें और हम इनसे फिर खरीदें और इनका फायदा हो, इसलिए उन्होंने यूएस ने जो कहा, जो लोन के तरीके बताए, वो चुपचाप एक्सेप्ट कर लिए। और ये बात सच भी है कि यूएस ने यूरोप को रीबिल्ड करने में काफी मदद की, इसलिए आप देखोगे आज की डेट तक इनके जो रिलेशन है वो काफी अच्छे रहे। और मान लो अगर बाकी जो देश थे, अगर वो चाहते भी कि यूएस जो कह रहा है उसको ना माने, तो उनके पास भी कोई खास ऑप्शन थे नहीं। मैं कहना क्या चाह रहा हूं, इसको एक एग्जांपल समझाता हूं। मान लो जापान जो है उसको ग्रेन की बहुत ज्यादा जरूरत है, उसने श्रीलंका से बात की और उनसे कहा कि आप हमें ग्रेन दे दो। अब जापान जो है वो श्रीलंका से ग्रेन लेने के बाद उसकी अपनी करेंसी जो येन है उसमें पैसे दे उसको। तो वो जो पैसा है जो जापान अपनी करेंसी दे रहा है, श्रीलंका उसका करेगा क्या? क्योंकि बाकी जो कंट्री हैं वो इस जापान की करेंसी को नहीं लेंगी। लेकिन हाँ, अगर इसी डील में श्रीलंका को पता चले कि जापान जो है वो अपनी करेंसी की बजाय यूएस करेंसी देगा, तो वो खुशी खुशी ले लेगा, क्योंकि उसको पता है कि ये जो यूएस डॉलर है इसको उठा के मैं अगर यूएस को दूंगा तो उसके बदले मुझे गोल्ड मिल जाएगा। तो यही रीजन था कि पूरी दुनिया में एक अनसेड कम्युनिकेशन में बिना चाहते हुए भी यूएस डॉलर चल रहा था। और उस टाइम पे बाकी जो कंट्रीज थी उनको एक दूसरे की करेंसी पे भरोसा ही नहीं था सिवाय यूएस डॉलर के। वो सिर्फ एक रीजन था कि उनको पता था कि यूएस डॉलर जो है उसके बदले में गोल्ड मिल जाएगा। यूएस डॉलर का यूज करना बाकी कंट्रियों की मजबूरी बन गया था, जैसे आज की डेट में मजबूरी बना हुआ है वैसे उस टाइम पे भी बन गया था। और यही रीजन था कि यूएस जो कह रहा था, बाकी देश जो थे वो लोन से लेकर ट्रेड तक हर चीज डॉलर में यूज करनी शुरू कर दी थी। अब जो यूएस है वो यहां पे भी नहीं रुकता है। यूएस को पता था कि ये जो यूएस डॉलर की इंपॉर्टेंस है, अगर इसी तरीके से चलेगी तो वो ज्यादा दिन तक नहीं चल पाएगी। उसने यूके का जो पाउंड स्टर्लिंग था उसका हाल भी देखा था। तो यूएस बिल्कुल नहीं चाहता था कि यूएस डॉलर जो है उसका हाल पाउंड स्टर्लिंग की तरह हो। तो ये जो सारी चीजें चल रही थी, इसके बाद यूएस ने एक और मास्टर स्ट्रोक खेला। एक्चुअली जब ये सारी चीजें चल रही थी तो उसी टाइम पे यूएस और यूरोप जो थे, इनकी जो कंपनीज थी वो दुनिया भर में ऑयल एक्सट्रैक्ट कर रही थी और उसका ट्रेड कर रही थी। तो ऑयल को ढूंढने से लेकर एक्सट्रैक्ट करने तक सारी जो टेक्नोलॉजी थी वो यूरोप और यूएस जो थे इनकी कंपनीज के पास थी। वहीं पे अरब कंट्रीज जो थी उनके पास तेल तो था, लेकिन उसको ढूंढना, फिर उसको निकालने की जो टेक्नोलॉजी है उसको ओपन मार्केट में जाके सेल करना, मुनाफा बनाना, इसका आइडिया नहीं था। तो यहां से अमेरिका जो है वो अपना नेक्स्ट मूव लेता है। तो अमेरिकन कंपनीज जो है वो सऊदी के पास पहुंचती हैं और इनकी हेल्प करती है ऑयल को एक्सट्रैक्ट करने में। अमेरिका के इस स्टेप से सऊदी का बहुत बड़ा जैकपॉट लगता है। सऊदी में बहुत बड़ा ऑयल फील्ड निकलता है और ये जो ऑयल फील्ड था, इस पूरे प्रोसेस में इसको एक्सट्रैक्ट करना, इसमें यूएस की कंपनीज क्या करती हैं, बेस बनाती हैं सऊदी के अंदर और ऑयल को एक्सट्रैक्ट करना, उसको टेक्नोलॉजी यूज करके बाहर मार्केट में भेजना, इस पूरे प्रोसेस में लग जाती है। अब यहां से सऊदी के सामने दो चीजें थी। एक तो उसको यूएस की हेल्प चाहिए थी, ऑयल को एक्सट्रैक्ट करना, उसकी टेक्नोलॉजी। दूसरी चीज, उसको यूएस की सिक्योरिटी की भी जरूरत थी। एक्चुअली जब वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो सऊदी के अंदर यूएस की जो कंपनीज थी उन्होंने अपना बेस वगैरह बना रखा था, ऑयल एक्सट्रैक्ट वगैरह कर रही थी। तो उस टाइम पे इटली ने सऊदी के अंदर जो यूएस की फैसिलिटीज थी उस पे बॉम्ब वगैरह गिराए थे। तो सऊदी को सिक्योरिटी को लेके भी बहुत ज्यादा कंसर्न था। सऊदी चाहता था कि यूएस इनकी सिक्योरिटी देखे, क्योंकि यूएस जो था वो सुपर पावर था और सऊदी अपनी कंट्री को रिस्क फ्री करके ऑयल का बिजनेस करना चाहता था। तो ये तो इसकी बैकग्राउंड स्टोरी है। तो होता क्या है कि ब्रेटन वुड एग्रीमेंट जब साइन हुआ था 1944 में, तो उसके एक साल बाद 1945 में यूएस ने सऊदी के जो किंग थे उनको कन्विंस किया कि देखो, हम तेल निकालने में भी आपकी मदद करेंगे, सिक्योरिटी में भी आपकी पूरी मदद करेंगे, बस एक चीज उसके बदले में आपको करनी होगी। वो ये करनी होगी कि जो आप ऑयल बेचोगे पूरी दुनिया भर में, उसमें बस एक चीज आपको करनी है कि आपको सारी पेमेंट यूएस डॉलर में लेनी है और कोई भी करेंसी है उसको एक्सेप्ट नहीं करना है। अब सऊदी जो था वो बड़ी आसानी से इस चीज के लिए एग्री हो जाता है, क्योंकि उसके पास वैसे भी कोई ऑल्टरनेटिव नहीं था। दूसरी चीज, अगर बाकी किसी करेंसी में वो लेता भी तो उसको इतना भरोसा नहीं था। यूएस डॉलर में एटलीस्ट ये तो है कि वो गोल्ड में कभी भी कन्वर्ट कर सकता है। तो सऊदी जो था वो बड़ी आसानी से इस चीज को मान जाता है। तो जो बाकी देश थे उनके सामने एक और चीज आके खड़ी हो गई थी कि अगर आपको अपनी कंट्री के लिए ऑयल चाहिए तो आपको किसी और करेंसी में नहीं मिलेगा, आपके पास यूएस डॉलर होना कंपलसरी है। इसलिए आपको अपने रिजर्व में यूएस डॉलर रखने पड़ेंगे अगर आपको ऑयल चाहिए। और जो ऑयल था वो मॉडर्न इकोनॉमी का सबसे पावरफुल प्रोडक्ट था। और सऊदी की जो ये डील हुई थी, इसके बाद बाकी जो ऑयल कंट्रीज थी उन्होंने भी डॉलर में ही ऑयल को एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया, क्योंकि उनके सामने भी सेम चैलेंजेस थे। और सऊदी अगर ऐसा ऑप्शन देगा डॉलर का तो उसको एक एडवांटेज रहेगा। तो जो बाकी अरब ऑयल कंट्रीज थी तो उन्होंने भी डॉलर में ही ऑयल बेचना स्टार्ट किया। अब इसके बाद क्या होता है कि यूएस अपने आप को थोड़ा और पुश करता है। यूएस को लगा उसके डॉलर जो पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, सारी की सारी कंट्रीज एक साथ तो गोल्ड को कन्वर्ट करवाने आएंगी नहीं। तो यूएस ने क्या किया, जितना गोल्ड उसके पास था
उससे ज्यादा करेंसी प्रिंट कराना स्टार्ट कर दिया और इंटरनेशनल मार्केट में यूएस के पास जितना गोल्ड था उससे ज्यादा यूएस डॉलर फ्लोट करने लगे। अब यूएस ने ये जो किया उसमें सच में पॉसिबिलिटी बहुत कम थी कि सारी कंट्रीज, सारे लोग एक साथ आ जाएं और यूएस डॉलर को कन्वर्ट करा के गोल्ड ले लें। लेकिन एक सिचुएशन ऐसी थी जब ये हो सकता था कि सब लोग एक साथ यूएस डॉलर देके गोल्ड लेने की डिमांड करें। और वो सिचुएशन ये थी कि अगर बाहर जो गोल्ड मार्केट है उसमें अगर गोल्ड के प्राइस बढ़ गए तो ये चीज हो सकती है। जैसे मान लो आपके पास $1 है, यूएस कह रहा है $1 के बदले वो आपको 28 ग्राम यानी कि 1 आउंस गोल्ड देगा। वहीं बाहर जो गोल्ड मार्केट है वहां पे अगर आपको $1 के बदले में 40 ग्राम या उससे ज्यादा मिलने लगे तो आप क्या करोगे? यूएस से सस्ते में खरीद के बाहर गोल्ड मार्केट में महंगे में बेच दोगे। इससे हर किसी का बहुत ज्यादा फायदा होगा। तो यूएस को ये ध्यान रखना था बाहर जो गोल्ड मार्केट है उसके रेट यूएस डॉलर के आसपास ही रहे, वरना वो बहुत बड़ी दिक्कत में फंस जाएगा। और यही रीजन था कि यूएस की मजबूरी बन गई थी कि गोल्ड मार्केट के जो प्राइसेस हैं उसको स्टेबल रखना, यूएस डॉलर जितना ऑफर कर रहा है उसके आसपास रखना। क्योंकि गोल्ड मार्केट में जो गोल्ड का प्राइस होता है वो डिमांड एंड सप्लाई से ऊपर नीचे होता है। मार्केट में ज्यादा गोल्ड आया, डिमांड कम हुई तो सस्ता हो जाएगा गोल्ड, और कम गोल्ड बचा और डिमांड ज्यादा है तो महंगा हो जाएगा गोल्ड। और ये जो डर था ये यूएस के लिए बहुत ही बड़ा था। तो यूएस ने इसके लिए एक प्लान बना के रखा था। उसने 8 कंट्रीज जो उसकी बहुत क्लोज थी, जिन्होंने बहुत उससे डेट ले रखा था यूएस से, उनका एक पूल बनाया और वो गोल्ड का पूल बनाया। मतलब सारी ये जो 8 की 8 कंट्रीज थी अपने गोल्ड के एक पूल को बना के एक जगह रखती हैं। और उसके बाद ये क्या करती हैं, लंदन की जो सबसे बड़ी, दुनिया की जो सबसे बड़ी गोल्ड मार्केट है उसकी डिमांड एंड सप्लाई को मैनिपुलेट करने लगती हैं। मतलब कि अगर गोल्ड की डिमांड बढ़ जाए तो ये लोग मार्केट के अंदर गोल्ड बेचना स्टार्ट कर देते, और डिमांड कम हो जाए तो मार्केट के अंदर गोल्ड खरीदना स्टार्ट कर देते। मतलब खरीद बेच करते थे। बस इनका मेन मकसद था कि जो डॉलर का जो रेट है उसके आसपास रखना और डिमांड एंड सप्लाई को मेंटेन करके रखना। लेकिन ईयर 1967 आते आते ये जो यूएस ने गोल्ड का पूल बनाया था इसमें जो देश थे उनका थोड़ा नुकसान होने लगा, तो ये देश फ्रस्ट्रेट हो गए, इस पूल से बाहर निकल गए। तो ये जो प्लान था यूएस का ये भी एक तरह से काम करना बंद कर देता है। यूएस एक मुश्किल में फंस जाता है। इस इंसिडेंट के बाद यूएस इतना ज्यादा बौखला गया था कि यूएस ने यूके के अंदर फोन घुमाया और लंदन की जो क्वीन थी उनको कन्विंस कर लिया और क्वीन से प्रोक्लेमेशन लेके पूरा जो लंदन का गोल्ड एक्सचेंज का जो मार्केट था उसको बंद करा दिया। मतलब कि डिमांड एंड सप्लाई का पूरा किस्सा ही खत्म कर दिया। अब वहां पे ना तो कोई गोल्ड खरीद सकता और ना ही कोई बेच सकता। और इसी टाइम पे यूएस का जो गोल्ड रिजर्व था वो भी कम होने लगा था। ये देखिए यूएस का जो गोल्ड रिजर्व था वो 1960 आते आते इतना नीचे पहुंच गया था। इसके साथ साथ यूएस के जो प्रेसिडेंट बने थे रिचर्ड निक्सन, बाकी देशों को थोड़ा सा बुली करने लगे थे कि डॉलर को गोल्ड में मत कन्वर्ट कराओ। तो ये जो सारे इंसिडेंट हो रहे थे कि जैसे लंदन का मार्केट बंद करा दिया गया था, उसके बाद निक्सन जो थे वो थोड़ा सा प्रेशराइज कर रहे थे कि कन्वर्ट ना करो, तो ये जो चीज थी ये इनके ऊपर उल्टा बैकफायर कर गई और बाकी जो देश थे वो इनसिक्योर हो गए और वो क्या करने लगे, वो डॉलर देके गोल्ड लेने लगे उसकी जगह। तो ये सारी चीजें यूएस के लिए एक डिजास्टर की तरह निकल के आई। और जब ये सारी चीजें नहीं संभलती हैं तो अगस्त 15, 1971 को प्रेसिडेंट निक्सन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर नंबर 11615 रिलीज करते हैं और इंटरनेशनल स्पेकुलेशन को ब्लेम करते हुए कहते हैं कि ये यूएस डॉलर की जो गोल्ड में कन्वर्टेबिलिटी है, मतलब कि आज की डेट से डॉलर जो है उसके बदले गोल्ड नहीं मिलेगा। I have directed Secretary Connally to suspend temporarily the convertibility of the dollar into gold or other reserve assets. पूरी दुनिया शॉक्ड हो गई थी। सारे जो ट्रेड थे वो डॉलर के अंदर हो रहे थे, जो डेट लिए गए थे वो डॉलर में रिटर्न करने थे, ऑयल डॉलर में आ रहा था, सबके रिजर्व डॉलर में थे, और ये ऐसा बोला जाना दुनिया के लिए एक शॉक था। इसीलिए इस इंसिडेंट को निक्सन शॉक बोला जाता है। इस इंसिडेंट के बाद देशों को पता ही नहीं था कि करना क्या है। ये ऐसा समझ लीजिए जैसे किसी ने पूरी दुनिया को चेक साइन कर करके बांट दिए हैं, किसी में 10 लाख, किसी में 5 लाख, ऐसे लिख लिख के चेक साइन करके बांट दिए हैं, और बाद में पता चलता है कि चेक तो है लेकिन उसको एनकैश नहीं करवा सकते। तो अब लोग क्या कर रहे हैं, उसी चेक को एक दूसरे को देके सामान ले और दे रहे हैं। और सारे जो देश थे उनके सामने सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि अगर वो गुस्सा भी हो जाए कि कहें कि हम डॉलर नहीं यूज करेंगे, तो डॉलर नहीं यूज करेंगे तो उसके बदले में ऑल्टरनेटिव क्या है, उसका सॉल्यूशन उनके पास नहीं था। अब इधर सऊदी जो था वो भी यूएस के पास पहुंचता है कि हम इधर ऑयल बेच बेच के डॉलर इकट्ठे कर रहे हैं और अब आपने तो ऐसा कर दिया कि अब हम कन्वर्ट ही नहीं करा सकते गोल्ड में, डॉलर की वैल्यू क्या बची। तो यूएस ने सऊदी से कहा कि आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, आप जो ऑयल को बेच रहे हो उसको डॉलर में ही बेचते रहो एज इट इज, और जो डॉलर आपको ऑयल बेचने से आ रहा है उस डॉलर को आप यूएस के अंदर इन्वेस्ट करो, हमारी जो रिसोर्सेज हैं उनको उसी डॉलर से आप खरीद के अपने देश में मंगवाओ, हमारे जो बॉन्ड्स हैं, हमारी जो कंपनीज हैं उसके अंदर आप इन्वेस्ट करो, हम आपको हर तरीके से मदद करेंगे। ऑयल बेच के जो आपके पास यूएस डॉलर आ रहा है वो आपका खराब नहीं होगा, आप बिल्कुल बेफिक्र होके ऐसे करते रहो और ऑयल को जो है वो यूएस डॉलर में ही लो। अब सऊदी की भी मजबूरी थी, उसके पास कोई दूसरा सोल्यूशन तो था नहीं इस चीज का, तो वो मान जाता है। तो ऑयल बेचने से जो डॉलर आता है और सारा खर्चा निकाल के जो बचा हुआ डॉलर है जो ये कंट्रीज यूएस के अंदर इन्वेस्ट करती हैं
उसको कहते हैं पेट्रो डॉलर। आपने ये वर्ड जरूर सुना होगा न्यूज में। तो ये चीज यूएस के लिए एक बहुत ही बड़ी जीत थी, क्योंकि बाकी देशों को अगर ऑयल चाहिए तो यूएस डॉलर मेंटेन करना पड़ेगा, और यूएस डॉलर जो है वो मार्केट के अंदर रेलेवेंट रहेगा। बाकी कोई ऑल्टरनेटिव था नहीं। अब ये जो डिसीजन लिया गया कि ऑयल को सिर्फ और सिर्फ यूएस डॉलर में ही बेचा जाएगा, कुछ अरब लीडर्स थे, उन्होंने खुल के विरोध किया कि ऑयल को सिर्फ और सिर्फ डॉलर में जो बेचना है ये हम नहीं मानेंगे। और ऐसे जब जब केस आए हैं, यूएस ने अपने मिलिट्री सुपर पावर होने का फायदा भी उठाया और उन आवाजों को अलग अलग तरीके से शांत करवा दिया। जैसे ईयर 2000 में इराक के प्रेसिडेंट सद्दाम हुसैन ने मना कर दिया था डॉलर का यूज करने के लिए, उसकी जगह यूरो में ऑयल बेचना स्टार्ट कर दिया था। सद्दाम हुसैन ने यूनाइटेड नेशन ऑयल फॉर फूड प्रोग्राम के जितने भी ट्रांजेक्शन थे सारे के सारे यूरो में लेना स्टार्ट किए। लगभग 3.3 बिलियन बैरल का जो ऑयल था उसके बदले में 26 बिलियन यूरोस तक इकट्ठा कर लिए थे। लेकिन इसके चलते सद्दाम हुसैन को ओवरथ्रो किया गया और फांसी दी गई। इसके बाद लीबिया के गद्दाफी ने डॉलर छोड़ के यूनिफाइड अफ्रीकन करेंसी बनाने का आइडिया प्रपोज किया। लीबिया ग्लोबल ऑयल मार्केट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये जो चीज थी ये यूएस डॉलर के लिए बहुत बड़ा चैलेंज मानी गई थी एक्सपर्ट के हिसाब से, लेकिन इनकी कंट्री में सिविल वॉर स्टार्ट कराई गई और गद्दाफी जो था उसको ओवरथ्रो कर दिया गया। अगर आपको याद हो, दिसंबर 2015 में हिलेरी क्लिंटन के प्राइवेट ईमेल सर्वर के जो ईमेल थे वो लीक हो गए थे। उसमें से एक ईमेल इससे रिलेटेड पकड़ा गया था, जो कि उनके बहुत ही क्लोज अटर्नी सिडने ने भेजा था। उसमें सारी चीजें लिखी गई थी, कैसे गद्दाफी यूएस डॉलर छोड़ के यूरो यूज कर रहा है। आप एक बार पॉज करके इसको पढ़ लेना। ईरान, जिसके पास उस टाइम पे 126 बिलियन बैरल ऑयल के रिजर्व थे, पूरी दुनिया का ऑलमोस्ट 10% ऑयल रिजर्व और सेकंड लार्जेस्ट नेचुरल रिजर्व ईरान के पास थे। ईरान ने अपने थर्ड डेवलपमेंट प्लान 2000 टू 2005 में आईओबी यानी कि ईरानियन ऑयल बोर्ड इसको सेटअप किया। इसमें यूरो का यूज करने को बोला गया, और वो इसलिए बोला गया था क्योंकि इनका जो 45% ट्रेड था वो यूरोपियन कंट्रीज से हो रहा था। तो ईरान ने कहा कि हम यूरो में एक्सेप्ट करेंगे, इससे हमारा फायदा होगा। लेकिन आगे चल के ईरान का क्या हाल हुआ और अभी क्या सिचुएशन है आपको पता ही है। यूएस ने पूरे ईरान पे इतने सैंक्शन लगाए, ये प्लान भी उसी समय रुक गया। आगे चल के क्रिप्टो का जो हाल हुआ वो आपने देख ही लिया था। तो देखिए, कहने का मतलब ये है कि एक अनसेड कम्युनिकेशन में ये सबको पता था कि डॉलर के अगेंस्ट खड़े होने का मतलब है कि सीधे सीधे यूएस के अगेंस्ट खड़ा होना, एक सुपर पावर और एक न्यूक्लियर पावर के अगेंस्ट में खड़ा होना। और यूएस ने यही सब एग्जांपल सेट किए थे, और यही रीजन है जिसकी वजह से कोई भी यूएस से पंगा लेने से 10 बार सोचता है। इसके साथ साथ एक चीज और थी, स्विफ्ट नेटवर्क, जिससे डॉलर को और एडवांटेज मिलता था। अब ये स्विफ्ट नेटवर्क क्या है? तो देखिए, जैसे अभी आप एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करते हैं, तो ऐसा नहीं कि कोई आदमी गाड़ी में पैसा भर के दूसरी ब्रांच में वो पैसा देने जाता है। सिंपली डिजिट इधर से उधर होते हैं, जिसको हम कहते हैं कि पैसा ट्रांसफर हो गया। और इसके सेटलमेंट के लिए हमें यूनिक कोड लगते हैं, जैसे आईएफएससी कोड और बाकी डिटेल्स चाहिए होती हैं। ऐसे ही जब इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन किसी को करने होते हैं तो उसके लिए भी एक सिक्योर कम्युनिकेशन चैनल चाहिए, जिससे इंटरनेशनल बैंक्स को पता चल सके कि किस बैंक से किस बैंक में पैसे रिफ्लेक्ट करने हैं। तो पहले क्या होता था कि टेलेक्स यूज होता था, एक एनालॉग सिस्टम था, वो यूज होता था। मैनुअली बैंक की जो डिटेल्स थी वो भेजी जाती थी कि इस अकाउंट से इस अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करना है। लेकिन इसके बाद आता है स्विफ्ट नेटवर्क। ये सिंपली एक सिक्योर्ड और ऑटोमेटेड मैसेजिंग सिस्टम है, जो इंटरनेशनल बैंक्स को बताता है कि किस देश की किस ब्रांच का बैंक कहां पे पैसा ट्रांसफर करना चाहता है। और जब स्विफ्ट सिक्योर तरीके से मैसेज पहुंचा देता है, उसके बाद पैसा ट्रांसफर हो जाता है। एक एग्जांपल से समझाता हूं कि मैं कहना क्या चाहता हूं। मान लो मुझे इंडिया से बैठे बैठे अपने दोस्त विकास को, जो कि सिंगापुर में है, उसको पैसे भेजने हैं। तो मैं पहले लोकल बैंक एसबीआई में जाऊंगा, उनको स्विफ्ट कोड और बाकी डिटेल्स दूंगा, जिससे एसबीआई को पता चल जाएगा सिंगापुर में बैठे एक विकास नाम के आदमी के इस अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करना है। अब एसबीआई का अगर डायरेक्ट बैंक ऑफ सिंगापुर से इंटीग्रेशन है तो तुरंत पैसा ट्रांसफर हो जाएगा और विकास को मिल जाएगा। लेकिन अगर नहीं है, जो कि मोस्ट ऑफ द केसेस में नहीं होता है, तो ऐसे केस में जरूरत पड़ती है करस्पॉन्डेंट बैंक की, जो कि यूएस में होता है। वो स्विफ्ट कोड और डिटेल्स लेते हैं और यूएस डॉलर में कन्वर्ट करके उस पूरी ट्रांजैक्शन को कंप्लीट कर देते हैं। अगर नहीं भी समझ में आ रहा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। स्विफ्ट नेटवर्क को आप ऐसा समझ लीजिए कि अगर कोई भी देश इस नेटवर्क से बाहर हो जाता है तो वो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस नहीं कर पाएगा, वो कोई लेन देन नहीं कर पाएगा। उसकी जो फॉरेन फंडिंग वगैरह वो सब रुक जाएगी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे असर पड़ेगा। यहां तक कि ये जो यूट्यूब से, जो लोग यूट्यूब से पैसा बनाते हैं, यूट्यूब का पैसा भी उन तक नहीं पहुंच पाएगा। स्विफ्ट बैंक से किसी देश को निकाल देना, ये एक तरह का फाइनेंशियल न्यूक्लियर बॉम्ब गिराने जैसा होता है। और ये जो स्विफ्ट नेटवर्क है, इस स्विफ्ट नेटवर्क के सिस्टम में पूरा कंट्रोल इनडायरेक्टली यूएस का है। इसमें करीब 2400 शेयर होल्डर्स हैं, और ये जो 2400 शेयर होल्डर्स हैं, ये 25 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाते हैं, जिसमें ये जो देश हैं इनके मेंबर्स रहते हैं। बेल्जियम, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, ये सारे मेंबर रहते हैं। लेकिन सारा का सारा कंट्रोल जो होता है वो एक अनसेट कम्युनिकेशन में यूएस का रहता है। तो यूएस अगर चाहता है तो इस पूरे सिस्टम से जब चाहे निकाल देता है किसी भी कंट्री को। जैसे रशिया को निकाल दिया था इन्होंने, इससे पहले ईरान को निकाल दिया था,
इस वजह से बहुत बड़ा नुकसान हुआ था इन दोनों देशों का। ये इतनी बड़ी चीज है कि रातों रात किसी देश के ऊपर अगर ये लग जाए तो रातों रात उसकी इकोनॉमी वहीं जमीन पे आ जाती है। यही सारे रीजन है कि यूएस जो है वो डॉलर को एक तरह से वेपनाइज कर चुका है। यूएस को डॉलर की वजह से एक बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल एडवांटेज मिलता है जो कि उसकी मिलिट्री पावर से भी ज्यादा बड़ा नुकसान करता है। जो देश यूएस के हिसाब से नहीं चलते हैं, यूएस चाहे तो डॉलर की मदद से रातों रात उस देश की इकोनॉमी को जमीन पे लाके खड़ा कर दे। एक्चुअली यूएस क्या करता है, यूएस सैंक्शंस लगा देता है। आपने न्यूज में भी कई बार सुना होगा कि यूएस ने इस देश पे सैंक्शन लगा दिया या इस पर्टिकुलर चीज पे सैंक्शन लगा दिया। यूएस दो तरीके से सैंक्शन लगाता है, एक प्राइमरी सैंक्शन, दूसरा सेकेंडरी सैंक्शन। प्राइमरी सैंक्शन में यूएस क्या करता है, अपनी कंपनीज, इंस्टीट्यूट और जो सिटीजन हैं उनसे उस पर्टिकुलर कंट्री के साथ बिजनेस करने के लिए साफ साफ मना कर देता है। तो यूएस की जो कंपनीज होती हैं वो उस कंट्रीज से पीछे हट जाती हैं, और यूएस की जो कंपनीज है जब ऐसा करती हैं उसके साथ साथ यूरोप की जो कंपनीज होती हैं वो भी पीछे हट जाती हैं, और इससे होता यह है कि उस पर्टिकुलर कंट्री का जो शेयर मार्केट है वो गिरता है, इन्वेस्टमेंट रुक जाती है। नुकसान के चक्कर में सैंक्शन लगे हुए देशों में कोई भी इन्वेस्ट नहीं करता है। यूएस और यूरोप की जो कंपनीज है पूरे वर्ल्ड के अंदर इनका बहुत बड़ा इंफ्लुएंस है। जब ये किसी कंट्री से पीछे हटती है तो इनको देख के बाकी देशों की जो कंपनीज होती हैं वो भी इन्वेस्ट करने से भागती हैं, क्योंकि यूएस जब सैंक्शन लगाता है तो पता नहीं बात कहां पे जाके रुकेगी। कोई बड़ी बात नहीं कि आगे चल के स्विफ्ट बैन भी लग जाए, जैसे रशिया के केस में किया था इन्होंने। रशिया को स्विफ्ट नेटवर्क से बाहर कर दिया था अभी ये जो यूक्रेन वॉर हुई थी इस टाइम पे। और ऐसे केसेस में बड़ी से बड़ी कंट्री और उसकी कंपनीज जो होती हैं वो जमीन पे आके गिर जाती हैं, क्योंकि वो कंट्री हो और उसकी कंपनीज हो वो माल ही नहीं बेच पाती, और माल बेच भी दे तो पैसे ही ट्रांसफर नहीं हो पाता है। दूसरा यूएस क्या करता है, सेकेंडरी सैंक्शन लगाता है। जिस कंट्री के ऊपर सैंक्शन लगा हुआ है उस कंट्री से जो ट्रेड करेगा उस पे भी सैंक्शन लगता है। इसको सेकेंडरी सैंक्शन कहते हैं। तो इससे क्या होता है कि वो जो कंट्री है जिस पे सेकेंडरी सैंक्शन लगा हुआ है वो पूरे इंटरनेशनल ट्रेड से आइसोलेट हो जाती है, उसकी फंडिंग रुक जाती है। जैसे ईरान के ऊपर हुआ, इन्होंने सेकेंडरी सैंक्शन लगा दिया था ईरान के ऊपर। इंडिया को फायदा था ईरान से तेल लेने में, लेकिन फायदा होने के बाद भी इंडिया ईरान से तेल नहीं खरीद पाया, जबकि आगे चल के ईरान ने और सस्ते कर दिए। जो मार्केट में जो तेल के प्राइसेस थे उससे सस्ते में दे रहा था, लेकिन उसके बाद भी इंडिया नहीं ले पाया था। तो बेसिकली अगर आप देखा जाए तो लड़ाई यूएस और ईरान की थी। सैंक्शंस जो लगे थे वो ईरान पे लगे थे, लेकिन उसका नुकसान उन कंट्रीज को भी झेलना पड़ता है जिनका इस पूरे कन्फ्लिक्ट से कोई मतलब ही नहीं होता है। और बिना कुछ गलत किए उन देशों में भी इन्फ्लेशन बढ़ जाता है, ऑयल के प्राइसेस बढ़ जाते हैं। और ये जो एडवांटेज है ये सिर्फ और सिर्फ यूएस को ही मिलता है। अगर इंडिया चाहे तो इंडिया भी सैंक्शन लगा सकता है, अनाउंस कर दे कि पाकिस्तान के ऊपर हमने सैंक्शन लगा दिया, लेकिन ग्लोबल मार्केट में रुपीस की जो डिपेंडेंसी है वो है ही नहीं। ना ही इंडिया के पास कोई स्विफ्ट नेटवर्क जैसा सिस्टम है। अभी यूपीआई आगे धीरे धीरे बढ़ रहा है, लेकिन अभी उसमें टाइम है। इसीलिए इंपैक्ट जो होता है वो यूएस के जो सैंक्शंस होते हैं उसका सबसे ज्यादा होता है। पूरे वर्ल्ड में यूएस के सैंक्शंस की जो कॉस्टिंग है वो बहुत भारी पड़ती है लोगों पे। अभी रशिया के ऊपर जब यूएस ने सैंक्शन लगाया था तो सारी कंट्रीज पीछे हट गई थी, लेकिन इंडिया ने फिर भी रशिया से ऑयल खरीदा था। एक्चुअली यूएस को इंडिया को थोड़ा झेलना पड़ता है चाइना की वजह से। ऐसा इसलिए क्योंकि यूएस इंडिया को चाइना के काउंटर के लिए देखता है, इसलिए ज्यादा कुछ नहीं हुआ इंडिया के साथ। लेकिन अगर कोई और कंट्री ऐसा करती तो वो दिक्कत में पड़ती। तो कहने का मतलब यह है कि यूएस की जो मिलिट्री पावर है उससे ज्यादा उसकी इकोनॉमिक पावर जो है वो दिक्कत देती है, और इस इकोनॉमिक पावर को अगर कोई वीक करने की कोशिश करता है तो इनकी मिलिट्री पावर निकल के आती है। और इस चीज का फिलहाल तो किसी के पास कोई सोल्यूशन नहीं है। लेकिन बाइडेन ने रशिया के ऊपर ये जो स्विफ्ट बैन लगाया अभी यूक्रेन वॉर पे, ये एक तरह से एक्सपर्ट का मानना है कि ये अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने जैसा ही है, क्योंकि इससे सिर्फ रशिया के ऊपर ही सैंक्शन नहीं लगे, बाकी सबका भी बहुत नुकसान हुआ। और यही रीजन है कि बाकी देश भी जो है वो ऑल्टरनेटिव ढूंढ रहे हैं इस पर्टिकुलर चीज का। पिछले कुछ महीने से बाकी देश भी इस सैंक्शन से परेशान होकर, जैसे चाइना, रशिया, अर्जेंटीना, ब्राजील से लेकर साउथ अफ्रीका तक, सब अपनी डॉलर के ऊपर जो डिपेंडेंसी है वो कम करने की कोशिश कर रहे हैं। पूरी तरीके से छोड़ना तो अभी पॉसिबल नहीं है, लेकिन कम करने की कोशिश कर रहे हैं। और न्यूज में इसको नाम दिया गया है डी डॉलराइजेशन। चाइना ने अपने यूएस के जो बॉन्ड है उनको कम कर दिया, उनको बेच दिया अभी फिलहाल में। इराक जो एक बहुत बड़ा ऑयल सप्लायर है उसने कहा हम युआन में ऑयल बेचेंगे। शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का भी स्टेटमेंट आया कि वो लोकल करेंसी में ट्रेड बढ़ाएंगे। सऊदी और चाइना ने अपनी पहली ट्रांजैक्शन युआन में की, जिसकी वजह से यूएस काफी परेशान भी हुआ। बैक टू बैक मीटिंग भी हुई यूएस और सऊदी में। रशिया ने भी अनाउंस किया है कि वो ऑयल से आए हुए पैसे को युआन करेंसी में रिजर्व करके रखेगा। इंडिया, यूएई, इन्होंने भी एग्रीमेंट किया है कि हम अपनी करेंसी में ट्रेड करेंगे। लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि यूएस को इस तरीके से बाहर करना पॉसिबल नहीं है। ऐसा हर 10-15 साल में जब सारी कंट्रीज जोश में आती हैं तो करती हैं, लेकिन कुछ हो नहीं पाता। प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो एक युआन और दूसरा है ब्रिक्स शेयर्ड करेंसी, ये दोनों हैं जो डॉलर का ऑल्टरनेटिव बन के निकल सकती हैं, उसको कंपटीशन दे सकती हैं। देखिए ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, इन्होंने मिलकर ब्रिक्स बनाया है। नेक्स्ट ईयर में अभी और भी देश जुड़ेंगे। तो इसमें इन्होंने ये कहा है कि ब्रिक्स के जो देश हैं उनकी जो करेंसी है उन सबको मिला के ये एक डॉलर का ऑल्टरनेटिव बनाएंगे। जैसे अभी क्या होता है, आईएमएफ के अंदर एक एसडीआर होता है जिसमें ये होता है कि जो करेंसीज हैं उनकी वेटेज होती है, पॉइंट्स होते हैं। जैसे यूएस डॉलर का जो वेटेज है वो 43 है। इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और ट्रेड पावर और बहुत सारी चीजें देख के पॉइंट मिलते हैं। ऐसी
ब्रिक्स कंट्रीज कह रही हैं कि वो सारे देशों की करेंसी मिला के इसी वेटेज सिस्टम की तरह एक करेंसी बनाएंगे जिसका नाम रखेंगे ब्रिक्स करेंसी और बीटा का उसका सिंबल होगा। अब ऐसा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा ये तो टाइम बताएगा, लेकिन फिलहाल के लिए यूएस डॉलर जो है उस पे हमारी डिपेंडेंसी जो है वो बनी हुई है। तो लास्ट में एक बार फिर से आपको बता दूं कि अगर आपको भी डेटा साइंस और मशीन लर्निंग की फील्ड में हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल बनना है तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे क्लिक करके स्केलर की फ्री लाइव क्लासेस अटेंड करके अपना डिसीजन ले सकते हैं। थैंक यू।